आम आदमी पार्टी बड़ी मुसीबत में है। 1300 करोड़ का क्लासरूम घोटाला। अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू ने आप नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को मंजूरी दी। सारी आम आदमी पार्टी जल्दी तिहाड़ में सरकार बनाएगी। जानकर बहुत अच्छा लगा। राष्ट्रपति महामहिम ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे दी। अब महाठग घोटाला बाज तिहाड़ जेल की यात्रा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। ये मामला कथित 1300 करोड़ रुपए के क्लासरूम घोटाले से जुड़ा है। ये घोटाला स्कूल में कक्षाओं के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। दरअसल दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय को पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच की अनुमति गृह मंत्रालय से मिल गई है। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A के तहत की जाएगी। दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग को मिली शिकायतों के आधार पर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच की सिफारिश की गई थी। गृह मंत्रालय ने इस मामले में जांच को हरी झंडी दे दी है। अब दिल्ली सरकार से प्राप्त संबंधित फाइलों की समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सिसोदिया पर दिल्ली के सरकारी स्कूलों के निर्माण में अनियमितताओं और शिक्षा विभाग में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। इससे पहले वो दिल्ली शराब नीति घोटाले में भी आरोपी हैं और इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच का सामना कर रहे हैं। वहीं सत्येंद्र जैन पर लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी गिरफ्तार कर लिया गया था और लंबे समय तक वो जेल में ही रहना पड़ा था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। 2018 में संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A के तहत किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। अब जबकि गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है, दिल्ली सरकार का सतर्कता निदेशालय दोनों पूर्व मंत्रियों के खिलाफ जांच शुरू करेगा। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों अरविंद केजरीवाल सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री रहे हैं। सिसोदिया को शिक्षा मॉडल का मुख्य चेहरा माना जाता था, जबकि जैन स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी विभाग देखते थे। हालांकि दोनों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने के बाद उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार राजनीतिक द्वेष के कारण उनके नेताओं को निशाना बना रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचारियों को सजा मिलनी चाहिए। अब जब गृह मंत्रालय ने जांच की अनुमति दे दी तो सतर्कता निदेशालय शिक्षा और पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित दस्तावेजों की जांच करेगा। इसके बाद अगर अनियमितताओं के पुख्ता सबूत मिलते हैं तो दोनों पूर्व मंत्रियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस जांच का असर दिल्ली की राजनीति पर भी पड़ेगा। आम आदमी पार्टी पहले से ही विभिन्न मामलों में केंद्रीय एजेंसियों के शिकंजे में है और अब इस नई जांच से पार्टी को और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हरियाणा की सत्ता में वापसी की उम्मीदों पर पानी फिरने के बाद से कांग्रेस का शहरी इलाके से भी पूरी तरह सफाया हो गया है। सूबे के विधानसभा चुनाव में करारी मात खाने के 5.5 महीने बाद निकाय चुनाव में भी कांग्रेस 0 पर सिमट गई है, जबकि बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार बनने में सफल रही। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में शहरी विकास चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को शिकस्त देकर नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में कमल खिलाने में कामयाबी हासिल की, तो कांग्रेस की स्थिति नील बट्टे सन्नाटा रही है। हरियाणा के कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी के चलते विधानसभा चुनाव में हुए नुकसान से शहरी निकाय चुनाव में कोई सबक नहीं लिया गया। कांग्रेस नेताओं ने निकाय चुनाव को बहुत ही हल्के अंदाज में लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और कैप्टन अजय यादव को शहरी निकाय चुनाव में न तो किसी मंच पर एक साथ देखा गया और न ही अलग अलग। ये नेता बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आए। इस तरह कांग्रेस में गुटबाजी जस की तस बनी रही और शहरी निकाय में उतरे पार्टी उम्मीदवारों को उनके भरोसे छोड़ दिया गया। इसका नतीजा रहा कि कांग्रेस का शहरी इलाके से पूरी तरह सफाया हो गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस कब सबक लेगी। प्रदेश के 38 शहरी निकाय क्षेत्रों में चुनाव हुए, जिसमें 10 नगर निगम, 5 नगर परिषद और 23 नगर पालिका क्षेत्र में अध्यक्ष और पार्षद सीटें शामिल थीं। राज्य की 10 नगर निगम क्षेत्र में से 9 नगर निगमों में बीजेपी ने कब्जा जमाया और मानेसर नगर निगम सीट पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की। इसी तरह 5 नगर परिषद की सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया और सभी 5 नगर परिषद पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। इसके अलावा 23 नगर पालिका सीटों पर चुनाव में से 8 जगह बीजेपी ने जीती हैं, जबकि शहरों में 15 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। 23 नगर पालिकाओं में से 14 पर बीजेपी ने कमल के फूल पर चुनाव लड़ा था, जबकि 9 नगर पालिकाओं में बीजेपी और कांग्रेस किसी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। इसके चलते उन सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। इस चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त लाभ मिला तो कांग्रेस को तगड़ा झटका। कांग्रेस ने अपने कब्जे वाली 2 नगर निगम सीटों को भी गंवा दिया है। 5 साल पहले शहरी निकाय चुनाव हुए थे, उस समय नगर निगम की 9 सीटें थीं। इनमें से बीजेपी ने 6, कांग्रेस ने 2 और 1 नगर निगम में निर्दलीय के महापौर चुने गए थे। इस बार किसी भी शहरी निकाय सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज नहीं कर सकी है, जो पार्टी के लिए बड़ा झटका है। बीजेपी 9 नगर क्षेत्रों में जीती है और मानेसर नगर निगम में उसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जिस तरह से यहां निर्दलीय चुने गए मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के नाम पर वोट मांगे, उससे लग रहा है कि वो भी देर सबेर कमल के फूल में आस्था जता सकते हैं।
हरियाणा के सारे कांग्रेसी दिग्गजों के इलाके में बीजेपी जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। सोनीपत से लेकर रोहतक, सिरसा से लेकर गुरुग्राम तक बीजेपी ने जीत दर्ज की। हुड्डा परिवार के प्रभाव वाले रोहतक और सोनीपत नगर निगम सीट पर कांग्रेस को शिकस्त खानी पड़ी। कुमारी सैलजा के प्रभाव वाले सिरसा और अंबाला में भी कांग्रेस का सफाया हो गया। इसके अलावा कैप्टन अजय यादव के दबदबे वाले मानेसर और गुरुग्राम क्षेत्र में भी कांग्रेस जीत नहीं सकी। इसकी वजह यह भी है कि कांग्रेस के दिग्गजों का प्रभाव उनके इलाके में भी कम होता दिख रहा है। इतना ही नहीं, ये सभी कांग्रेस नेता एक साथ ना ही कहीं प्रचार करते नजर आए और ना ही अपना दुर्ग बचाने में कामयाब रहे। नगर परिषदों में सिरसा की जीत संदेश देने वाली रही है। सिरसा में बीजेपी और हलोपा प्रमुख गोपाल कांडा और उनके भाई गोविंद कांडा ने मिलकर साझा प्रत्याशी उतारा था। गोपाल कांडा की पार्टी हलोपा नेशनल स्तर पर एनडीए का हिस्सा है। यहाँ बीजेपी व हलोपा के साझा उम्मीदवार शांति स्वरूप ने चुनाव जीता। सिरसा से ही कुमारी सैलजा सांसद हैं और ना ही विधानसभा में अपने क्षेत्र को सुरक्षित रख सकी हैं और ना ही निकाय चुनाव में। ऐसी स्थिति कैप्टन अजय यादव की रही। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने निकाय चुनाव को बहुत गंभीरता से नहीं लिया और अधिकतर शहरी निकायों में उन्होंने अपने उम्मीदवारों को उनके ही भरोसे छोड़ दिया था। रोहतक और सोनीपत नगर निगम को छोड़कर कांग्रेस नेता बाकी किसी शहरी निकाय में चुनाव लड़ने को लेकर गंभीर नजर नहीं आए। इसका नतीजा रहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों को भारी मतों से हार का सामना करना पड़ा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद कहते हैं कि वो निकाय चुनाव में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थे, इसलिए उन्हें हार का जिम्मेदार न माना जाए। बीजेपी को निकाय चुनाव में केंद्र और राज्य में अपनी सरकारों के होने के साथ साथ जन कल्याण के फैसलों का लाभ मिला है, लेकिन कांग्रेस को एक बार फिर से अपनी गुटबाजी, संगठन की कमी तथा पार्टी नेताओं की निष्क्रियता का खामियाजा भुगतना पड़ा है। कांग्रेस विधायकों ने इस चुनाव में ज्यादा रुचि नहीं ली। सांसद दीपेंद्र हुड्डा का चुनाव प्रचार रोहतक तक सीमित रहा, जबकि वो सोनीपत में पार्टी प्रत्याशी के बहुत अनुरोध पर गए। हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़ा चेहरा पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने तो यहां तक कह दिया था कि वो हर चुनाव में प्रचार करने के लिए नहीं जाते, वे सिर्फ बड़े चुनाव लोकसभा और विधानसभा पर ही फोकस करते हैं। नेताओं के प्रचार से दूरी से जनता में मैसेज गया कि कांग्रेस की खुद इस चुनाव में दिलचस्पी नहीं है, ऐसे में उन्हें जिताया तो आगे काम भी नहीं होंगे। इस तरह कांग्रेस के उम्मीदवार अपने दम पर ही मशक्कत करते नजर आए और जीत से महरूम रह गए। हरियाणा कांग्रेस में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, जिसके चलते उसे जीत का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। कांग्रेस उम्मीदवार को विधानसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस से नाराजगी की अटकलों के बीच सांसद शशि थरूर ने केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के साथ सेल्फी शेयर की है। कुछ दिनों पहले ही तिरुवनंतपुरम सांसद ने लेफ्ट सरकार की तारीफ की थी, जिसके बाद केरल कांग्रेस के नेताओं ने उनकी आलोचना की और फिर पार्टी आलाकमान को हस्तक्षेप करना पड़ा था। केरल के राज्यपाल की ओर से डिनर का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम में सीएम विजयन और राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर के साथ फोटो शेयर कर थरूर ने लिखा, ये इशारा हमारे राजनीतिक मतभेदों से अलग राज्य के विकास के लिए हमारे संयुक्त प्रयासों के लिए अच्छा संकेत है। कांग्रेस सांसद ने एक्स पर 3 फोटो शेयर की, जिनमें सीएम विजयन और राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर के साथ सेल्फी भी शामिल है। ये फोटो राज्यपाल द्वारा दिल्ली में आयोजित डिनर के दौरान ली गई थी। केरल हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के सांसद केरल के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा के लिए एकत्रित हुए थे। शशि थरूर ने डिनर की मेजबानी करने के लिए राज्यपाल को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर द्वारा मंगलवार को सभी केरल के सांसदों को राज्य के सामने आनी समस्याओं और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए डिनर पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार। थरूर के इस पोस्ट की टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में उन्होंने केरल की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लेफ्ट सरकार की तारीफ की थी। इसके लिए उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था, जिसकी वजह से कांग्रेस के अंदर उनके खिलाफ आक्रोश बढ़ा था, जबकि सीपीआईएम ने इसका स्वागत किया था। यहां तक कि केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने भी सार्वजनिक रूप से थरूर के लेख के आधार पर सवाल उठाया और बाद में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी उनसे बातचीत की थी। इस मामले को संभालने के लिए खुद राहुल गांधी ने शशि थरूर को दिल्ली बुलाया था और उनसे बातचीत भी की थी। बाद में कांग्रेस सांसद ने स्पष्ट किया कि उनका आर्टिकल राज्य की आर्थिक स्थिति का आकलन करने का प्रयास नहीं था। वहीं कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भोपाल कोर्ट ने समन जारी किया। कोर्ट ने उन्हें 9 मई को पेश होने के आदेश दिए हैं। यह पूरा मामला 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट तथागत याग्निक ने समन जारी किया। राहुल गांधी ने एक रैली में कहा था कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय का नाम पनामा पेपर्स में है। बाद में उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर दिए बयान का खंडन किया, लेकिन कार्तिकेय पर कई बात को नहीं सुधारा। इस पर कार्तिकेय ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। कार्तिकेय का आरोप है कि 29 अक्टूबर 2018 को झाबुआ की रैली में राहुल गांधी ने झूठे और अपमानजनक बयान दिए थे, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। मामला अब तक अनरजिस्टर्ड था, लेकिन कोर्ट ने इसे दर्ज कर लिया है।
वहीं कोर्ट ने राहुल गांधी को सम्मन जारी कर अब पेश होने को कहा है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने मुसलमानों से देश की सड़कें जाम करने को कहा है। उन्होंने मुसलमानों को सलाह दी है कि वो किसानों की तरह 2 साल तक सड़कें रोक कर बैठ जाएं। उन्होंने मुसलमानों को यह सलाह वक्फ संशोधन कानून का विरोध करने के लिए दी। राशिद अल्वी ने कहा, देखिए, उन्हें यह बोर्ड कहने कि हम पूरे मुल्क में प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन करना सबका हक है, देश में लोकतंत्र है, भले ही नाम भर का है, लेकिन संविधान हक देता है कि विरोध करें। उन्होंने आगे सलाह दी, जिस तरह देश के अंदर किसानों ने प्रदर्शन किया, 2 साल तक सड़कें बंद रखी थी, 2-2 साल तक धरना दिया, कहिए कि किसानों की तरह प्रोटेस्ट करेंगे। गौरतलब है कि किसानों ने दिल्ली के बाहर लंबे समय तक तीर डाले रखा था। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन बिल वापस लेने की मांग की और कहा, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई और बिल संसद से पारित नहीं किया गया तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने मंगलवार को कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ 17 मार्च को जंतर मंतर पर धरने का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न मुस्लिम संगठनों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ ही विपक्ष के कई सांसदों को आमंत्रित किया गया। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने संवाददाताओं को बताया कि इस धरने में तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जैसे भाजपा के सहयोगी दलों को न्योता नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति में उसकी सहयोगी पार्टियां भी साथ दे रही हैं। उनके मुताबिक संयुक्त संसदीय समिति को करीब 5 करोड़ मुसलमानों ने ईमेल के माध्यम से अपनी राय बताई, लेकिन सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने इस बात को दोहराया कि वो विधेयक पारित हुआ तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह बिल मुसलमानों पर सीधा हमला है। प्रवक्ता ने कहा कि यह विधेयक भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें वक्फ बोर्ड और परिषदों में गैर मुस्लिम सदस्यों को रखने की बात कही गई है, जबकि हिंदुओं और सिखों की बंदोबस्ती के प्रबंधन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये भी पढ़ें, वक्फ बिल में कई बदलाव, कैबिनेट की मिली मंजूरी, अब लोकसभा में पेश करने की तैयारी। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में आए मौलाना शहाबुद्दीन बोले, घबराने की जरूरत नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजहिदी और इलियास ने एक बयान में कहा कि 5 करोड़ मुसलमानों द्वारा विधेयक के खिलाफ संयुक्त समिति को ईमेल भेजने और मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड, प्रमुख राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मुस्लिम संगठनों और प्रमुख व्यक्तियों द्वारा व्यापक प्रतिनिधित्व के बावजूद सरकार ने न केवल अपने रुख पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया, बल्कि विधेयक को और भी कठोर और विवादास्पद बना दिया। बता दें कि पर्सनल लॉ बोर्ड पहले 13 मार्च को धरना देने वाला था, लेकिन उस दिन संसद के संभावित अवकाश के चलते कई सांसदों ने अपनी उपस्थिति को लेकर असमर्थता जताई, जिसके चलते उसने कार्यक्रम में बदलाव किया। इलियास ने कहा कि बोर्ड के प्रतिनिधियों ने जनवरी और फरवरी में तेजपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात कर उनसे सहयोग मांगा, लेकिन ये दोनों दल फिलहाल इस विषय पर सरकार के साथ नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि सरकार मौजूदा सत्र में यह विधेयक संसद में पेश कर सकती है।